हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का एपिसोड 2 स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट पर। ओके माय डियर, तो सेट मैप सब इंजीनियर की रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ने वाले हैं हम इंटरव्यू गाइडेंस का कंप्लीट एपिसोड 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले माय डियर? पिछले बार लेक्चर के अंदर अगर आपने एपिसोड को बहुत अच्छे से देखा है तो आपने एक चीज देखी होगी जिसके अंदर मैंने आपको सारे बेसिक्स बता दिए। ठीक है, सारे बेसिक्स अपन ने क्लियर कर लिए हैं। क्या चीजें हम पढ़ने वाले थे वो तो उससे पहले वाले लेक्चर में हो गया। उसके बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में और किस अभियान के तहत आपकी ज्वाइनिंग हो रही है उनके बारे में, वैकेंसी के बारे में और आपके सारे डाउट्स। मतलब अब आप तैयार हो चुके हो परफेक्ट तैयारी को स्टार्ट करने के लिए। तो एक चीज क्या होती है ना, आप जिसके लिए फॉर्म भर रहे हो पहले तो वो चीज क्लियर कर ले। आपको करना क्या है वो चीज क्लियर हो जाए। किसके तहत वैकेंसी आई वो चीज क्लियर हो गई। किस साइड के थ्रू भर रहे हो फॉर्म वो चीज हो गई। मतलब बेसिक क्लियर है। अब पढ़ने वाले हैं अपन रियल में तैयारी, जो आप वहां पे जाओगे तो वहां से अब पूछी जाने वाली चीजों के बारे में। अभी तो जो पढ़ा आपको एक नॉलेज होनी चाहिए उस चीज के बारे में। अब तैयारी करने वाले हैं अपन रियल में इंटरव्यू की। ठीक है, तो एपिसोड 2 है। ठीक है, एपिसोड नंबर है 2 और कंटिन्यू करेंगे। ओके माय डियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और देखिए, जो अपना इंटरव्यू का कार्यक्रम होगा ना, थोड़ा सा बेसिक लूंगा यहाँ पे। ठीक है, इंटरव्यू को जो हमारे कार्यक्रम होगा, ठीक है, ये जो हमारे कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम होगा, आईजीपी होगा, इसके अंदर अपन 3 स्टेप में चलने वाले हैं। आपको जो हम तैयारी करवाने वाले हैं 3 स्टेप के अंदर होगी। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आपका टेक सब्जेक्ट। ठीक है, टेक बोल दूँ इसको मैं, टेक पोर्सन। ठीक है, ये 3 मैं फर्स्ट स्टेप के अंदर अपन टेक पोर्सन कवर करेंगे। सेकेंड पोर्शन के अंदर, क्योंकि मेजर पोर्शन है आपका और आपकी जो सिलेक्शन है ना, देखिए सिलेक्शन तो तीनों चीजों पर डिपेंड करता है, नो डाउट। आपका टेक पोर्शन भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप जाकर वहां पे सब इंजीनियर की पोस्ट पे काम कर पाएंगे। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही। दूसरा है आपका, आपको जनरल नॉलेज। ठीक है, आपको आपकी जनरल नॉलेज। ओके, आपकी जनरल नॉलेज दूसरा पोर्शन आपका है जनरल नॉलेज का। ओके, दूसरा पोर्शन आपका जनरल नॉलेज वाला। अब जनरल नॉलेज के अंदर आपने क्या कवर करना है? एक तो एमपी का पार्ट कवर करना है। ठीक है, एमपी का इन द सेंस एमपी की एक बेसिक नॉलेज। दूसरी चीज आपके एरिया की थोड़ी डीप नॉलेज। तीसरी चीज थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पर, इंडिया के लेवल पर क्या चल रहा है, वो करंट अफेयर का इशू क्या चल रहा है अभी फिलहाल, कुछ नया करंट हुआ है देश में, वो सब चीजों करना कवर करना, मतलब इंडिया के बारे में। ठीक है, ये 2 चीज हम कवर करने वाले हैं ये अपने सेकंड पोर्शन के अंदर। जो थर्ड पोर्शन है ये है हमारा पर्सनालिटी को लेकर के। किसको लेकर के? आपकी पर्सनालिटी को लेकर के। ओके, जस्ट सेकंड। किसको लेकर के? पर्सनालिटी को लेकर। ठीक, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यार, करवाने क्या जाए। आपकी पर्सनालिटी को लेकर के। तो ये 3 चीजें हम कवर करने वाले हैं अपने इस गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और तीनों चीजों को कवर करेंगे। इसीलिए अपन ने ये बैच बहुत जल्दी लॉन्च कर दिया है। इट्स बिकॉज ऑफ रीजन ये है क्योंकि हमको ये तीनों चीजें कवर करने में टाइम लगेगा। ओके, अभी देखिए पर्सनालिटी के अंदर आपकी पहली चीज तो फिजिकल पर्सनालिटी डेवलप करनी है। दूसरी चीज फिर वीडियो कॉलिंग के थ्रू मेंटल पर्सनालिटी को डेवलप करना है। ओके, देन इसके बाद आपका मॉक लेना है। तो ये पर्सनालिटी वाला भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ये अट्रैक्शन डेवलप करेगा इस इंटरव्यूअर के माइंड में कि आप एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी हो, आप लीड कर सकते हो जाकर के पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ये जो है आपकी एक लीडरशिप की भावना, जो आप मतलब लीडरशिप की जो गुण है ना, वो जनरेट करेगा यहाँ पे। तो ये एक फर्स्ट इंप्रेशन का काम है पर्सनालिटी का। ओके, आपके तरीके, आपके रुतबे को दिखाएगा ये वाला। तो इसके अंदर हम ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। ओके, पर्सनालिटी के अंदर तो इसे हम थोड़ा सा अभी रुकेंगे 4 से 5 दिन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार ये जो लेक्चर है ना ये लाइव हो तो मजा आएगा। आप सारे लाइव बैठे हो, सुने ना, थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो हमारे साथ अभी और काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ जाए इसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि सीटें हमने लिमिटेड रखी हुई है, बट अभी कुछ की कमी है, कुछ सीटें और हो जाए फिर तो अपन इसको स्टार्ट करेंगे बढ़िया तरीके से लाइव। पर उससे पहले जो मेजर पोर्शन है, यहां से इंप्रेशन हो गया, बेसिक नॉलेज यहां से चेक हो गई, इसके बाद सिलेक्शन तो मेन भाई साहब आपका टेक पोर्शन डिफाइन करेगा ना, ये डिसाइड करेगा ना इस, क्योंकि यही वो पोर्शन है जहां से आपकी नॉलेज चेक होगी, आपकी टेक्निकल नॉलेज चेक होने वाली है। तो जो टेक पोर्शन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज से, चूंकि ये बहुत बड़ा भी है तो इसके अंदर तो अपन 5 से 7 घंटे पढ़ेंगे। ये वाला बेस वाला पार्ट आपका, ये वाला पोर्शन तो आपका चलेगा 7 से 8 घंटे। इसके पहले जो ये वाला पार्ट टेक पोर्शन, इसके लिए हमको सारे सब्जेक्ट का ओवरव्यू समझना होगा, तरीके सीखने होंगे बनाने के, और थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज और थोड़े से फार्मूले, थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कंप्लीट ओवरव्यू रखना है इस टेक सब्जेक्ट का। ओके, अब चलते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले
देख लेते हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम, टेक्निकल सब्जेक्ट्स। ठीक है माय डियर, टेक्निकल सब्जेक्ट। तो अपना ये जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का फर्स्ट पार्ट है टेक्निकल पार्ट। अब देखिए टेक्निकल पार्ट के अंदर मैं एकदम थोड़ा बेसिक लूंगा। देखो इसके अंदर आपसे ना कोई फार्मूले तो पूछे नहीं जाएंगे, अगर पूछे जाते तो देखो थोड़ी मेरी बात को समझना। आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, आपको ये समझना है कि आपको आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हो रही है। तो आपकी पोस्टिंग हो रही है, मैंने समझाया ना फर्स्ट वीडियो के अंदर, ब्लॉक के लेवल पे। तो ब्लॉक के लेवल पे किस तरीके के जितने भी ग्राम पंचायत होंगे उसके अंदर काम करना, नाम ही है ना राष्ट्रीय आरजीएस, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में आपको डेवलपमेंट का काम करना है, ग्राम पंचायतों के अंदर आपको डेवलपमेंट का कार्य करना है। तो ग्राम पंचायतों के अंदर किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने पिछला वाला लेक्चर देख रखा है यार, आपको काम समझ में आता है। तो मतलब किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो बताइए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं। पहले तो आपकी बिल्डिंग हो सकती है, बिल्डिंग्स हो सकती है ना, बिल्डिंग्स हो सकती है, और क्या हो सकता है आपका, बिल्डिंग्स हो सकता है। अच्छा ये समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आप हैं एक सिविल इंजीनियर। तो सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, तो हम उससे आइडिया लगा लेंगे कि उन स्ट्रक्चर में से गांव के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर है। ये अच्छा आइडिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से। बोलिए श्री गणेश, और इंटरव्यू प्रोग्राम अब करते हैं अपन शुरू। ठीक है, तो यहीं से अपना होगा शुभारंभ। ये हमारा मिल गया अपने को पॉइंट। ठीक है, ये अपने को पॉइंट मिल गया। अब यहाँ देखिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भैया आप हो सिविल इंजीनियर और आपका काम क्या है, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके अलग अलग प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। क्या करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। क्या करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। आप कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है अधोसंरचनाएं, अधोसंरचना। ठीक है, अधोसंरचना, अधोसंरचना मतलब इस धारा के ऊपर, इस धरती के ऊपर बनी हुई डिफरेंट टाइप की संरचनाओं को डेवलप करना है आपको। एज ए सिविल इंजीनियर आपकी क्या ड्यूटी है, आपको डिफरेंट टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने हैं। तो अगर आपसे पूछे कि आप सिविल इंजीनियर आपका क्या काम है, तो आपको बताना होगा कि साहब मेरा जो काम है ना, मेरा काम ये है कि मैं इस धारा के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर, इस के अंदर मैं डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो संरचनाएं जो जो इस जमीन पर बनी होंगी, हवा में कुछ नहीं होगा, इसका जो फाइनल लोड होगा ना वो सब इस धरती को ही ट्रांसफर होगा, फाइनली अर्थ को ही ट्रांसफर होगा। जो हवा महल का नाम सुन रखा है, जयपुर के अंदर है हवा महल। तो क्या हवा में बना है वो महल, नहीं, उसका नाम हवा महल है, बना वो भी धरती के अंदर। दुनिया की कोई भी अगर स्ट्रक्चर बना हुआ ना, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर कुछ भी बना हुआ, फाइनल जो लोड होगा वो सॉइल के अंदर ही गया होगा। तो जितने भी लोड होंगे क्या होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आपसे अगर पूछ ले इंटरव्यू के अंदर, चलिए बताइए सिविल इंजीनियरिंग की डिफिनेशन क्या है, तो आप बताएंगे सिविल इंजीनियरिंग इज अ branch of engineering where we develop different type of infrastructures। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग एक शाखा है इंजीनियरिंग की, जिसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के अधोसंरचनाओं का निर्माण करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा ये तो समझ गए। अब आपसे पूछ ले, अच्छा आप इंजीनियर हो, बताइए इंजीनियरिंग क्या है, यही पूछ ले। चलो बताइए इंजीनियरिंग ही क्या है, इंजीनियरिंग किसको कहेंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग किसको कहेंगे। ठीक है, तो देखो ऐसा बताएंगे आप कि देखिए इंजीनियरिंग एक ऐसी शाखा है, इंजीनियरिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम, एक ऐसी फील्ड है इंजीनियरिंग जहां हम विज्ञान के, किसके, विज्ञान के कुछ प्रिंसिपल्स का, ठीक है, विज्ञान के प्रिंसिपल का या विज्ञान के सिद्धांतों का प्रैक्टिकल तरीके से, ठीक है, प्रैक्टिकल तरीके से उपयोग करते हैं। प्रैक्टिकल मतलब प्रायोगिक तरीके से उपयोग करते हैं विज्ञान के सिद्धांतों का, प्रिंसिपल ऑफ साइंस का प्रैक्टिकल तरीके से उपयोग करते हैं, उस फील्ड को बोलते हैं इंजीनियरिंग। यार कुछ समझ में नहीं आया, देखो समझने की बात ये है, देखो साइंस के अंदर आपने क्या पढ़ा, ठीक है, साइंस के अंदर आपने क्या पढ़ा, जब आप विज्ञान पढ़ रहे थे वहां आपने क्या पढ़ा, साइंस के अंदर आपने पढ़ लिया, ठीक है, साइंस के अंदर आपने पढ़ लिया एवरी एक्शन टू अपोजिट रिएक्शन। जस्ट मैं थर्ड लॉ बता रहा हूँ न्यूटन का, एवरी एक्शन टू अपोजिट, ठीक है, अपोजिट रिएक्शन, यही पढ़ा ना आपने, ये अपोजिट लिखा हुआ, ठीक है, अपोजिट, एवरी एक्शन टू अपोजिट रिएक्शन, यही पढ़ा आपने, ये तो पढ़ लिया। इसका यूज कहाँ है साहब, पढ़ तो ली थ्योरी, कहाँ पे सिद्ध करोगे कि ये एवरी एक्शन टू अपोजिट रिएक्शन चल रहा है, उन्हीं को प्रूफ करने के लिए इनका प्रैक्टिकल रूप से, प्रैक्टिकल मतलब
रियल में दिखाओ फील्ड में कहाँ पे हो रहा है काम, उस चीज का यूज करते हैं हम इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। इन्हीं सिद्धांतों का उपयोग पढ़ते सिद्धांत विज्ञान के अंदर है, उपयोग कहाँ करते हैं उसका इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। ठीक है, कहाँ करते हैं? अब जैसे आप सिविल इंजीनियर, तो आप किस तरीके से आप इस एवरी रिएक्शन टू अपोजिट रिएक्शन का यूज कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, बताऊंगा अभी कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए तो सबसे नीचे आपकी क्या होती है, आपकी स्ट्रक्चर में आप बिल्डिंग बनाते हो, सबसे नीचे क्या होता है आपका फुटिंग होता है। ठीक है, आपका क्या है फुटिंग होता है आपका सबसे नीचे, और इस फुटिंग पे कॉलम के द्वारा लोड आता है। अब फुटिंग किसको देती है? फुटिंग देती है फाइनली सॉइल को। भैया देखो सबसे ऊपर क्या होती है, अभी समझाता हूँ लोड मैकेनिज्म। ठीक है, तो समझ में आएगा। मतलब ये समझ लीजिए जस्ट अब यहाँ पे कि जो फुटिंग है किसको देगी? सॉइल को। और सॉइल किसको देती है? सॉइल किसी को देती नहीं है, सॉइल इसको जीरो करने का काम करती है। कैसे? आप जितना दोगे ना सॉइल को, उतने का रिएक्शन दे देती है सॉइल, उतने का रिएक्शन। मतलब आप जितना प्रेशर दोगे उतने का रिएक्शन मिलेगा सॉइल से। अब ये जस्ट यहीं पे लागू नहीं होता, देखो यहाँ पास आपने जितना लगाया उतना फोर्स आपकी तरफ सॉइल लगा रही है, मतलब एक्शन का रिएक्शन दे रही है। ये ऐसा सेम केस में होता है। आप अपने नॉर्मल उदाहरण में देख सकते हो कि ये तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से बताया, आप इसको नॉर्मल जिंदगी में देख सकते हो। ठीक है, नॉर्मल जिंदगी में देख सकते हो, आप किसी को जाके एक झापड़ कान लगा के मारो, आपको पलट के दो मारेगा, मतलब वो डबल रिएक्शन ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये कि इसके जिंदगी में तो है, लेकिन इंजीनियरिंग फील्ड में प्रैक्टिकल उपयोग है। कैसे? हमने स्ट्रक्चर बना के देख लिया कि अगर हम कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस पे जैसे फुटिंग पे लोड लग रहा है सिविल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट में, तो ये लोड सॉइल को ट्रांसफर होता है, लेकिन सॉइल किसको देती? सॉइल आपके फोर्स का अपोजिट रिएक्शन देती है। अब मान लो आपने उसको 10 का दिया नीचे की तरफ, वो आपको भी 10 का उतने का ही देगी, क्योंकि देखो रिएक्शन हमेशा इक्वल होता है, रिएक्शन हमेशा इक्वल होता है। तो ये जो 10 आप दोगे इसके अपोजिट में 10 आपको पृथ्वी दे देगी, तो अगर ये नीचे वाला अगर अपन प्लस मानेंगे, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो गया? जीरो बन गया ना, जीरो। ऐसे ही ट्रांसफर होता है लोड मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये जो अपन सिद्धांत पढ़ते हैं ना साइंस के अंदर, जितने भी आपने सिद्धांत पढ़े हैं उनका जो प्रैक्टिकल यूज होता है ना, वो इंजीनियरिंग की अलग अलग शाखाओं में होता है। अब हमें सिविल इंजीनियर, हमने कुछ न्यूटन के फार्मूले पकड़ रखे हैं, कुछ विज्ञान के सिद्धांत पकड़ रखे हैं। ऐसे और इंजीनियरिंग ब्रांच है जहां पर डिफरेंट टाइप के फार्मूले, डिफरेंट टाइप के सिद्धांतों का उपयोग कर करके प्रैक्टिकल चीजें बनाई जा रही हैं। जैसे मैकेनिकल के अंदर टॉर्सन वगैरह का यूज कर करके चीजें बना रहे हैं, ऐसे और भी कई सारी चीजें हैं जहां पर इन उनके सिद्धांतों का यूज कर करके चीजें विकसित की जाती है, और उन चीजों से विकसित करके डायरेक्टली जो पीपल्स है या पब्लिक्स है या सोसाइटी है, इसको फायदा पहुंचाया जाता है। तो इंजीनियरिंग का मोटिव ये है कि सिद्धांतों, विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करिए, उससे चीजें डेवलप कीजिए और सोसाइटी को फायदा पहुंचाइए, या पब्लिक को या पब्लिक को फायदा पहुंचाने का कार्य कीजिए। ये है इंजीनियरिंग का मतलब। तो इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर विज्ञान की सिद्धांतों का उपयोग करके, विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करके प्रैक्टिकल सोसाइटी को फायदा पहुंचाया जाता है। कई सारी चीजें डेवलप की जाती हैं और उससे सोसाइटी को फायदा पहुंचाया जाता है। अब उसमें सिविल इंजीनियरिंग क्या है? सिविल इंजीनियरिंग इसी इंजीनियरिंग की एक शाखा है। मेरी बातों को ध्यान समझिएगा, ये एक ना बेसिक चीजें होती है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको अगर ये चीजें नहीं आती हैं तो पता होनी चाहिए ना कि आप इंजीनियर हो, इंजीनियर क्या करता है, इंजीनियर की डिफिनेशन क्या है, सिविल इंजीनियर क्या डिफिनेशन है, एकदम बेसिक से पता होना चाहिए। इंटरव्यू के अंदर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। तो बताइए सिविल इंजीनियरिंग की क्या डिफिनेशन है? तो एक बार सिविल इंजीनियरिंग की डिफिनेशन ये है कि इंजीनियरिंग की एक शाखा है। इंजीनियरिंग की क्या है? इंजीनियरिंग की एक शाखा है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं। क्या बनाने हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। वहीं पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है तो क्या बोलता है? इंजीनियरिंग की एक शाखा है जहां पे हमें डिफरेंट टाइप के क्या वाहन बनाते हैं लोग, ठीक है, वही सारी चीजें बनानी है उनको, मशीन्स बनाने, डिफरेंट टाइप के मशीन्स बनाने। तो अपन क्या बोलते हैं? वो लोग मशीन बनाते हैं तो मशीन बोलेंगे, हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अधोसंरचनाएं, अधोसंरचना मतलब इस धरती पर बनने वाली संरचनाएं। क्यों धरती पर बनाते हैं? क्योंकि भैया उस संरचना का वजन है, और वजन कहाँ पे जाएगा? फाइनली सॉइल पर, और सॉइल उन वजन का रिएक्शन देगी, एक्शन रिएक्शन टोटल हो गया जीरो। ठीक है, इसलिए सारी चीजें हमको धरती पर ही फाइनल लोड को ट्रांसफर करवाना है, इसलिए उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एज ए सिविल इंजीनियर हम क्या करने वाले हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले हैं। बोलो बात हुई क्लियर कि नहीं हुई? अब कहेंगे सर बात तो आप सही समझा रहे हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होते क्या क्या है ये भी लगे हाथ बता ही दीजिए। हम बिल्कुल सही बात कर रहे हो, चलिए क्यों रहे देरी, इसमें बता देते हैं। देखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज होती है? रोड्स हो गए, रेलवेज, जो भी है इस धरती पर जो भी संरचनाएं सारी चीजें आती हैं, टनल्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, ब्रिजेज हो गई, एयरपोर्ट्स, माइंस, डैम्स, पोर्ट्स, हार्बर्स, वाटर सप्लाई एंड सीवरेज सिस्टम, ये सारी चीजें आपकी क्या है? ये सारी चीजें आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स कहलाती हैं। सारी चीजें धरती पर बनी सारे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के अंदर आपको जनरली काम करना होता है। ठीक है, आप सिविल इंजीनियरिंग काम यहीं पे होता है। ओके, बात समझ में आ गई। अब आती है, अब ये तो हो गया जनरल इंट्रो सिविल इंजीनियरिंग का। अब हम चलेंगे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अपने फील्ड की तरफ, इंटरव्यू की तरफ। अब वहां पे देखिए आपकी जॉब लग रही है कहाँ पे? एज ए ग्राम पंचायत के अंदर सब इंजीनियर।
तो ग्राम पंचायत के अंदर हमको समझना पड़ेगा यार कि चीजें वहां पे होती क्या क्या है। तो देखिए ग्राम पंचायत की दृष्टि से सबसे पहली चीज रहता है क्या है, हर ग्राम पंचायत के अंदर इस समय क्या बनाया जा रहा है, पीएम आवास। तो उसके लिए सबसे पहले तो बिल्डिंग के एलिमेंट्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्डिंग तो बनाए ही जाएंगे भाई, बिल्डिंग बन रहा है ना पीएम आवास के थ्रू, तो उसके सारे एलिमेंट, क्योंकि ड्यूटी आपकी यहाँ भी लगेगी, तो उसके एलिमेंट्स, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म, ये सारी चीजें, और उसकी सेफ साइज की, कौन सा हाल कितने साइज की, सारी। तो बिल्डिंग के अंदर अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और मोस्टली क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे बिल्डिंग के मटेरियल वगैरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो इस पार्ट को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चन नहीं छोड़ने चाहिए, दैट्स इट। बाकी तो आपने सामने पढ़े ही रखा है, ओवरव्यू तो लेंगे यहाँ पे। दूसरा चीज चलते हैं, बिल्डिंग के बाद आपका जो नेक्स्ट है वो आपका रोड्स पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये रोड्स के अंदर अपन हाईवेज नहीं पढ़ेंगे, इसके अंदर अपन हाईवेज ही एक्चुअली, बट अपन इसके अंदर छोटी मोटी रोड्स बनती है ना ग्राम पंचायत के लेवल में, जहाँ ड्यूटी लग सकती है, तो अपन पीसीसी के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट की जो रोड बनती है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, कि मतलब क्या लेयर डालते हैं, क्या इसका रेशियो रहता है, ये चीजें मैं इस वाले चैप्टर में डिस्कस करूंगा। थर्ड वाला जो आपका होगा, बिल्डिंग्स रोड्स हो गई। थर्ड में आपको थोड़ा सा वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में पढ़ाऊंगा, मतलब ईडब्ल्यूएस के, मतलब ईडब्ल्यूएस बोल रहा हूँ, ईवीएस, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी। ठीक है, तो वाटर सप्लाई स्कीम भी थोड़ी समझनी जरूरी है, बिकॉज आपकी हर गांव में नल घर योजना चल रही है, तो वहां भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। सो इस चीज को समझना जरूरी है। और थोड़ा सा इसी के अंदर अपन ओवरहेड वाटर टैंक का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे यहीं पास। ठीक है, ओवरहेड वाटर टैंक का कॉन्सेप्ट अपन पढ़ लेंगे। ओके, इतनी चीजें हो गई ना। अब थोड़ा सा पंप के बारे में, तो मैं पंप के बारे में आपको यहीं पे पढ़ा दूंगा। ठीक है, यहीं पे कौन सा पंप यूज किया जाता है, तो चूंकि है फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक, बट मैं भी आपको पढ़ा दूंगा पंप्स के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओवर वाटर टैंक में पंप से भरा जाएगा ना पानी, ओवर ये वाटर टैंक के अंदर पंप से, तो ये पंप इंपॉर्टेंट हो गया। फिर और आपका क्या चीज इंपॉर्टेंट हो सकता है, हाँ थोड़ा बहुत अब फ्लूइड के बारे में हो गया, तो एफएम का एक बेसिक पढ़ेंगे अपन। सॉइल के अंदर आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो सॉइल मैकेनिक भी इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, और भाई सब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बिल्डिंग बननी तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो आना लाजमी है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सो के बारे में बेसिक, आरसीसी की स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आरसीसी के बारे में भी थोड़ा सा, आरसीसी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और आपका मान लीजिए आप मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत में जहाँ पे कोई डैम हो आसपास, और वहाँ पास पानी इरिगेशन की, मतलब वहाँ पे नहर बनाया जाता है। आप देखते हैं ना गाँव के अंदर नहर होते हैं छोटे छोटे, जहाँ से डैम से पानी छोड़ के इरिगेशन के लिए दिया जाता है। मान लीजिए नहर बनाने के लिए दे दिया गया, उसमें पीसीसी करना है, तो आपको पता होना चाहिए उसका रेशियो क्या है, उसके साइड स्लोप, उसकी वॉल का स्लोप क्या है, उसका हॉरिजॉन्टल स्लोप क्या है, वर्टिकल स्लोप क्या है, ये सारी चीजें तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये इरिगेशन के अंदर। ठीक है, मतलब इरिगेशन की थोड़ी बहुत अपन पढ़ेंगे, कैनाल वैनल वाला सिस्टम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, जिन चीजों को भी पढ़ेंगे। एक और इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जो कि इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, वो क्यूएससी से। क्यूएससी क्या पूछ लेते हैं, क्यूएससी से पूछ लेते हैं, चलो ये एक मीटर की रॉड है, चलो बताओ इसका वजन क्या है, ये कोई ब्रिक है, इसकी डेंसिटी क्या है, ये आपका कंक्रीट है, इसका रेशियो मतलब डेंसिटी क्या है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी तो हम यही कवर कर लेंगे, सो मैं इसको अलग नहीं रख रहा हूँ। क्यूएससी के अंदर आपका वही कारपेट एरिया वगैरह से बहुत पूछता है, बताइए कारपेट एरिया क्या है, फ्लोर एरिया क्या है, प्लिंथ एरिया क्या है। ठीक है, ये इससे क्वेश्चन सबका फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये वाला टॉपिक। और थोड़ा सा मोटार वोटार का कैसे निकालेंगे बताइए, है ना। और इसे थोड़ी सी बेसिक वैल्यू की, ये जो राज है, ठीक है, राज की जो सिमरन है, मतलब मिस्त्री है, उसका लेबर है, उनकी पर डे की कितना ये लोग काम करेंगे, ये सारी चीजें, तो इनके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो अपन छोड़ेंगे कुछ भी चीज। देखो यार बाबू मेरी बात सुनना, ठीक है, कुछ लोग, ये वीडियो चूंकि मैं यूट्यूब में डालूंगा, मेरे को डालने का रीजन ये है कि आज एक कमेंट आया, कमेंट ये आया कि यार वो बोल रहा है नीचे कि यार आप ऐसा क्या पढ़ा दोगे कि आप उनसे 999 रुपए चार्ज कर लो। ठीक है, आप उनको ऐसा क्या पढ़ा के दे दोगे कि आप उनको 999 रुपए चार्ज कर रहे हो, क्यों बेवकूफ बना रहे हो लड़कों को। ऐसे करके कमेंट आया वहां पे, तो मैं उनको दिखाने के लिए पर्सनली, भाई जो भी इन्होंने कमेंट किया आप देख लो कि मैं क्या वैल्यू ऐड करने वाला हूँ उनकी जिंदगी में। यकीन न मानना, आप तो अटेंड कर नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो ज्वाइन नहीं कर रहे हो। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं आप एक बार उनसे मिल लेना, मैं उनको कितनी वैल्यू देने वाला हूँ। ठीक है, ओके। सो आप प्लीज ऐसे कमेंट ना करें, आप पहले पूरी वीडियोस को देखिए। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई है, वो उनको नहीं देखते हैं, एक्चुअली डायरेक्ट आ जाते हैं और बोलते हैं कि डायरेक्ट उन्होंने, एक्चुअली मैंने जो बनाया ना कैसे ज्वाइन करना है वीडियो, उसको देखा और आगे सीधे कमेंट करने कि आप ऐसा क्या करते हो उनकी जिंदगी में, क्या ऐसा कर दोगे आप 999 रुपए ले रहे हो, लूटने पे लगे हुए। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, देखो पहले आप क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ उनकी जिंदगी पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, आप देखो, मैं तो पहले उन्हीं के बारे में बताऊँ। देखो यहाँ पे टेक पोर्शन देख रहे हो, टेक पोर्शन देखो यहाँ पे कितने सब्जेक्ट है, पूरी सिविल इंजीनियरिंग रिवाइज करवा के दे दूंगा, पूरी सिविल इंजीनियरिंग। जो बंदा पढ़ेगा ना, इसके बाद कोई एग्जाम भी देगा ना, अगर कोई एग्जाम भी देगा ना, यहाँ से अगर इतना भी पढ़ के चला जाएगा ना, 50-60% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा शॉर्ट नोट्स की तरह। आगे देखो, यहाँ पे जनरल प्रमोशन, सारा एमपी जीके का बेसिक पढ़ा दूंगा, जो जो चीज इंपॉर्टेंट होती है जनरल नॉलेज के हिसाब से, इंडिया जीके का जो भी करंट अफेयर, सारी चीजें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास है, कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट लूंगा यहाँ पे हर स्टूडेंट का, 3 से 4 मॉक टेस्ट लूंगा मैं। ठीक है, मिनिमम 2 तो लूंगा ही लूंगा डायरेक्ट जूम के अंदर हर स्टूडेंट का।
और साथ में पता है क्या करूंगा, साथ में कम से कम इससे पहले 15 से 20 क्लास लगाऊंगा इनकी। और क्या करूंगा इसके साथ उनकी हर एक पर्सनालिटी देखूंगा, कैसे बात करना है, कैसे कंघी करनी है से लेकर के कैसे जूते पहनने तक सारी चीजें चेंज कर दूंगा। ये वैल्यू ऐड कर रहा हूँ उनकी जिंदगी पे। इंटरव्यू निकलवाना मेरा मकसद नहीं, उनको ट्रेन करना मेरा मकसद है कि वो ऐसी चीजें सीख जाएं कि केवल ये इंटरव्यू नहीं, कहीं पे जाए तो ट्रेन होने चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू इतनी ऐड कर रहा हूँ, उस चीज का चार्ज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये चीज बोल रहा ना कि वो आपने कितने एग्जाम क्लियर किए हैं और आप ये इंटरव्यू को ऐसे कौन सी चीज कर ली है, ये जो इंटरव्यू करवाऊंगा ना मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें तो मैं पढ़ाऊंगा। ये जो इंटरव्यू करवाऊंगा ना, इसमें भी 2 फैकल्टी रखी हुई है। ये जो इंटरव्यू करवाऊंगा ना, एक बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर को बुला रहा हूं मैं, जो कि दिन भर यही काम करता है, दिन भर यही काम करता है, उसका काम ही इंटरव्यू लेना है, पर्सनालिटी चेक करना है, उस चीज के बारे में इसको लेकर आ रहा हूं। तो यार कमेंट करने से पहले ना एक बार सोचा करो आप लोग कि बंदा अगर 999 रुपए चार्ज कर रहा है तो कुछ दे रहा है। ये जो मेरे बच्चे पढ़ते हैं ना, मेरे से स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, किसी की क्वालिटी को पहले देखो, आप जज करो पहले। बोलने चले आते हैं, दिमाग खराब कर देते हैं यार ये लोग। चलो चलिए छोड़िए, अपने क्लास पे आते हैं। देखिए, तो बात कर रहे थे अपन, इतने लेक्चर मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है, क्यूएससी के। तो क्यूएससी का भी मैं सारा बाबू देखो आप लोग यार, जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया है, आप लोग यकीन कर लो मेरे ऊपर, 1 रुपए आपका वेस्ट चला जाए फिर आप मेरे से बात करना। इसके बाद भी सुन ले, इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होते तो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं 1000 का आपको सीधा रिफंड दे रहा हूँ, सीधा रिफंड दे रहा हूँ। बट एक मैं पैसे रिफंड नहीं कर सकता क्योंकि मैं वैल्यू ऐड कर चुका हूँ आपकी जिंदगी में। मैंने उनको पे कर चुका है जिनको मैंने फैकल्टी रखी हुई है, मैंने अपना टाइम आपको दे चुका है। सो मैं रिफंड नहीं कर सकता, पर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ नेक्स्ट में, कि नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का। ठीक है, तो आपको अगर वैल्यूबल नहीं लगता भाई साहब, तो आप ना देखिए मेरी वीडियोज, जिनको नहीं लगता है। खैर चलिए अपने मोटिव पे आते हैं, क्लास अपनी क्यों फालतू वेस्ट करना उनके चक्कर में। बिल्डिंग से बात कर लेता हूँ। ये सारी चीजें बाबू मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे क्यूएससी क्लास हो गई, ये आपका कारपेट एरिया, फ्लोर एरिया एंड प्लिंथ एरिया, ठीक है, ये प्लिंथ एरिया। तो इतनी चीजें इनके अंदर से जनरली क्वेश्चन पूछी जाती है क्यूएससी के अंदर से, ठीक है। और तो अपन कोई टॉपिक मिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए बिल्डिंग के अंदर अपन 3 स्टेप के अंदर पढ़ने वाले हैं। जस्ट फर्स्ट स्टेप क्या होगा अपना इसके अंदर, फर्स्ट स्टेप होगा इसके अंदर अपना पहले तो मटेरियल वाला, क्योंकि यार अपन कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास पहले मटेरियल की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मटेरियल के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा, सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। दूसरी चीजें मटेरियल के बारे में आपको क्या पढ़ाऊंगा, दूसरी चीजें मटेरियल के बाद क्या चीज आएगी, वो कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर होता है, ठीक है। वो क्या होता है आपका कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर, कि आपको कोई चीज कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है। जैसे लाइक आप फाउंडेशन बना रहे हो, तो फाउंडेशन को थोड़ा सा प्रोसीजर समझना, और वो कितने प्रकार की होती है। लाइक आप मान लीजिए कहीं पे आप दलदली सॉइल पे हो तो आप कौन सा फाउंडेशन यूज करोगे, रैफ्ट यूज करोगे, रैफ्ट और मैट यूज करोगे, ग्रिलेज कौन सा यूज करोगे, वो एक बेसिक नॉलेज आपको फाउंडेशन वगैरह की, यहाँ से भी क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। और तीसरा थोड़ा सा शेप साइज पता होना चाहिए, कि रूम का रेशियो बिल्डिंग का रेशियो, कि भाई जो आपका कमरा हॉल है वो कितने साइज का होना चाहिए, मिनिमम साइज उसकी कितनी, ये सारी चीजें तो थोड़ा सा मैं आपको बिल्डिंग ड्राइंग में पढ़ाऊंगा। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत लो यार, अपनी तरफ से मैं जान लगा दूंगा, ठीक है। अपनी तरफ से मैं अगर किसी के 1 रुपए पे लेता हूँ ना, तो उसकी मैं 10 रुपए की वैल्यू देने की कोशिश करता हूँ पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरफ से। आप जाकर के पूछ लो टारगेट बेस के अंदर इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, अगर मैंने उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड ना की हो तो, ठीक है। एक भी बंदा ऐसा नहीं जिसने ज्वाइन करने के बाद ये बोल दिया सर जो चीज आपने ली है हमसे उसके बदले में कुछ भी अगर फालतू दे रहे हो तो, ठीक है। एक बार आप जाकर के ज्वाइन करके पूछो उन स्टूडेंट से जो लोग पेड है, नहीं तो जो देखें व्हाट्सएप ग्रुप पे नीचे लिंक है, उसके अंदर सारे पेड स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनसे जाकर बात कर लेना। चलो खैर सॉरी फॉर दिस, मैं थोड़ा सा वो हो गया है ना यार, मतलब कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यार जिंदगी में, किसी को समझना है नहीं, बस कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। देखिए अब देखो, अब इतनी सारी चीजें हो गई ना, अपन अब इतने सारे चीजें स्टार्ट करने से पहले मैं स्टार्ट करूंगा जस्ट इस वाले पोर्शन से, क्योंकि ये एक बेसिक होता है, ये हर चीज का ना बेसिक होता है, ठीक है। ये एक्चुअली हर चीज का बेसिक होता है। बेसिक क्या होता है, बेसिक ये होता है कि कभी भी आप जाओ वहाँ पे तो सबसे पहले बिल्डिंग से ही जनरली क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मटेरियल से, कि लाइक मटेरियल क्या है बताइए, जैसे पूछ ले कभी एक बेसिक मटेरियल ब्रिक का नॉमिनल साइज क्या है। जनरली इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, आपसे कोई वहाँ पे डीपली कॉन्सेप्ट तो नहीं पूछे जाएंगे, ऊपर ऊपर से बताइए कि आपको एक बेसिक नॉलेज है कि नहीं वहाँ पे। लाइक आपको भेज दिया गया वहाँ पे जाइए थोड़ा सा ब्रिक का टेस्ट करके आइए, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक का टेस्ट कौन कौन से होते हैं, उनका लेवल क्या है, तो यही न्यूज वो लोग चेक कर सकते हैं आपका, ठीक है। सो अपन स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग से। तो बिल्डिंग क्या होती है, ठीक है, पढ़ाने का तरीका थोड़ा मेरा बेसिक है, आइडिया हर चीज का लगना चाहिए अपने को। एनी इनक्लोज्ड और ओपन स्पेस, ठीक है, विथ अ रूफ, साइड वॉल्स, फाउंडेशन, वाटर कंटेनर एंड बाथ, इन सभी का एक कॉम्बिनेशन होता है। ओपन हो सकता है, क्लोज स्पेस हो सकता है, किसके साथ, उसमें रूफ होनी चाहिए, साइड वॉल्स होनी चाहिए, फाउंडेशन होनी चाहिए, वाटर कंटेंट होना चाहिए, वाटर कंटेंट इन द सेंस WC, ओके, एंड बाथ होनी चाहिए, एटसेट्रा। इन्हीं सब का एक कॉम्बिनेशन आपकी बिल्डिंग कहलाती है, ठीक है। इन्हीं सब का कॉम्बिनेशन आपकी एक बिल्डिंग कहलाती है। अब ये जो बिल्डिंग होती है आपकी,
ये कितने प्रकार की होती है, ये कितने टाइप की होती है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो अब इसके अंदर सबसे पहले आती है आपकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ओके, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स क्या होती हैं आपकी, दोज रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स आर दोज बिल्डिंग्स जिसका यूज आप जनरली रहने के लिए यूज करते हो। इसको अपन हिंदी में आवासीय भवन बोलते हैं। ठीक है, आवासीय भवन होता है ये। ठीक है, आवासीय भवन एक प्रकार के जिसका यूज आप जनरली रहने के पर्सपेक्टिव से करते हो। ठीक है, अब इसके अंदर पूछ ले कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर, तो वही उसके एलिमेंट है कि सबसे पहले तो आपका वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए रहने के लिए, जैसे आपका बेडरूम्स हो गया, किचन हो गई, आपका वाटर कंटेनर है कि मतलब WC बाथ, अगर ये सारी सुविधाएं हैं किसी में तो एक रहने लायक बिल्डिंग है। मतलब एक इंसान अगर वहाँ पे कोई एक फैमिली रहना चाहती है तो उसको वो सारी सुविधाएं अगर है तो उसको अपन रेजिडेंशियल बिल्डिंग बोलते हैं। एक जनरली मतलब आदर्श रेजिडेंशियल बिल्डिंग की, वैसे तो जनरली आप देखते हो गांव के अंदर तो अगर नहीं है उनके अंदर शौचालय वगैरह, फिर भी क्या उसको घर नहीं बोलते, बोलते हैं ना। मतलब इंसान जहाँ रह सके, स्वतः सुरक्षित महसूस करे अपने आप को रह के, वही बिल्डिंग आपकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग कहलाती है। जिस बिल्डिंग पे रहने के बाद उसे अपने आप में एक सुरक्षित महसूस हो, है ना। घर किस लिए बनाते हैं, सुरक्षा के लिए बनाते हैं, बाहर जीव जंतुओं से, एटमॉस्फेयर से, वातावरण से, इन्हीं के लिए सुरक्षा के लिए बनाते हैं। अगर पड़े रहो जाके रेगिस्तान में क्या फर्क पड़ता है। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर मतलब जहां पर वो सुरक्षित महसूस करें, ठीक है, अपने आप को, वो बिल्डिंग कहलाती है अपनी रेसिडेंशियल बिल्डिंग। दैट्स इट, ये डिफिनेशन है इसकी। नेक्स्ट अगर चलते हैं अपन अगली बिल्डिंग तरफ, जैसे एजुकेशनल बिल्डिंग। अब एजुकेशनल बिल्डिंग के अंदर क्या होती है आपकी, लाइक स्कूल्स हो गई, कॉलेजेस होगी, जहां आप एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है, और डे केयर पर्पज इन्वॉल्विंग असेंबलीज हो गई, इंट्रोडक्शन इंस्ट्रक्शन एजुकेशन, मतलब जहां पर भी आप जाकर कुछ चीजें सीख सकते हो। ठीक है, लाइक उन बिल्डिंग्स को अपन एजुकेशनल बिल्डिंग्स कहते हैं। ये चीजें आप समझ गए। ओके, बस इसमें एक इंट्रो देना चाहते हो, सारी चीजें सारी सबको पता ही होती हैं। एक होती है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स। इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या जाता है, जो लगभग सरकारी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लगभग जैसे सेवाएं प्रदान करते हैं किसी भी रूप में, हॉस्पिटल्स हो गई, सैनिटरीज, ये इनको अपन क्या बोलते हैं जनरली, बताता हूँ मैं थोड़ा टाइम, मेरे को याद आ जाए, ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा। कस्टोडियल, कस्टोडियल मतलब वही आपको जेल, जेल को कस्टोडियल बोलते हैं। ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस हो गए, डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ओके, तो ये सब कहलाती है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, मतलब जहां पर गवर्नमेंट बॉडीज का जनरली आपका वो होता अधिकार होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट का गवर्नमेंट के थ्रू सारी चीजें रूल की जाती हैं। जैसे इंस्टीट्यूशन लाइक आपका जेल्स हो गया, प्रिजन्स हो गए, मेंटल असेंबलीज हो गई, लाइक जो होते हैं ना पागल खाना वगैरह, ये सारी चीजें जो होती हैं आपकी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स कहलाती हैं। ओके, ये सारी चीजें आपकी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन फोर्थ नंबर पर, असेंबली बिल्डिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर क्या आपका, असेंबली बिल्डिंग। असेंबली बिल्डिंग क्या है आपका, असेंबली बिल्डिंग्स जैसे थिएटर्स हो गई, मोशंस हो गया, पिक्चर हाउसेस हो गई, मैरिज हॉल्स हो गया, टाउन हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, एग्जीबिशन हॉल्स, असेंबली हॉल्स। तो ये जो कैटेगरी आती है सारी किसके अंदर आती है आपकी, ये सारी कैटेगरी आती है आपकी असेंबली हॉल्स के अंदर। ठीक है, असेंबली बिल्डिंग्स के अंदर, सॉरी। ठीक है, थिएटर, मोशन पिक्चर हाउसेस, मैरिज हॉल्स, टाउन हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, एग्जीबिशंस, मतलब जहां पर जनरली पब्लिक गैदरिंग हो सके। ठीक है, जहां पर पब्लिक गैदरिंग हो, इंजॉय वगैरह फन के लिए जहां पब्लिक जा रही हो, पब्लिक गैदरिंग मोस्टली इसका एग्जांपल है, ये आपकी असेंबली बिल्डिंग्स कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन बिजनेस बिल्डिंग्स के अंदर। ठीक है, बिजनेस बिल्डिंग क्या है, ऐसी बिल्डिंग्स जहां पर डिफरेंट टाइप के कॉर्पोरेट्स काम करते हो। ठीक है, लाइक जैसे बुर्ज खलीफा एक प्रकार की तो लार्जेस्ट बिल्डिंग है, बट ये भी एक प्रकार की बिजनेस बिल्डिंग है। ठीक है, कॉर्पोरेट है, मतलब यहाँ पर भी जाकर के जो बिजनेस के लिए, मतलब जिसका पर्पज शो मुख्य रूप से बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के लिए जो यूज की जाती है बिजनेस बिल्डिंग्स कहलाती है। ओके, इसके बाद होती है मर्चेंटाइल बिल्डिंग। ये मर्चेंटाइल और बिजनेस में अंतर है कि बिजनेस जो थोड़ा सा बड़े लेवल पर हो, ठीक है, मीटिंग्स वगैरह वैसे वाली बिजनेस है ना, प्रोफेशनली टाइप का। और एक होती है नॉर्मल दुकान आप जो अपने आसपास देखते हो, ठीक है, शॉप्स, चाचा की दुकान, अंकल की दुकान, बड़े वाले चचा की दुकान, तो ये जो दुकानें होती हैं इनको मर्चेंटाइल बिल्डिंग्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्टली जो शॉप्स होती हैं, और जो बहुत बड़े लेवल पे आप कॉर्पोरेट से देखते हैं वो सारी क्या होती हैं आपकी बिजनेस बिल्डिंग्स होती हैं। तो मर्चेंटाइल के अंदर क्या चीज आती है आपकी, छोटी मोटी दुकानें आपके आसपास मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, ये सारी इसके अंदर आती है। ओके, और जहां पर आपकी स्टोरेज सर्विस फैसिलिटी वगैरह ये सारी चीजें भी इसी के अंदर आती है। मतलब जहां पर भी क्रय विक्रय के सामान स्टोरेज वगैरह किए जाती है, सारी चीजें भी थोड़ी बहुत स्टोरेज के लिए। ठीक है, अगर ज्यादा स्टोर कर रहे हैं तो फिर आप स्टोरेज बिल्डिंग हो जाएंगी। तो ये मर्चेंट बिल्डिंग हो गई। अगले टॉपिक पे चलता हूँ, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग क्या चीज होती है, देखिए, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग दोज बिल्डिंग्स वेयर, जहाँ पर जनरली आपका इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए जहाँ पर डिफरेंट टाइप की चीजें बनती हैं, डेवलप की जाती हैं, निर्माण की जाती हैं, मतलब इंडस्ट्रीज रिलेटेड जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो सारी आपकी क्या कहलाती है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कहलाती है। ये जो बिल्डिंग्स होती है जनरली आपकी कुछ दिनों के लिए बनाई जाती है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम है इंडस्ट्री का, वहाँ पर मान लीजिए 20 साल के लिए ये, ठीक है, 20 साल के अंदर वो प्रोजेक्ट वहाँ से खत्म हो जाएगा, वो इंडस्ट्री वहाँ से चली जाएगी, तो फिर वो ये जो जनरली बिल्डिंग बनती है ये आपकी कंक्रीट वगैरह की नहीं बनती है,
ये जनरली आपकी कंक्रीट की बिल्डिंग नहीं बनाई जाती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हमेशा आपको स्टील की दिखाई देगी, ठीक है। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से ये चीजें बनाई जाती हैं, बिकॉज की यार देखो पहली बात तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का जो अगर आप इसको वापस वो करते हो ना, इसको आप तो वापस वो करते हो, डिस्टॉर्ट करते हो, मतलब तोड़ते हो, तो इसका जो रीसेलिंग वैल्यू वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कंक्रीट। कंक्रीट मान लो कंक्रीट की कोई बिल्डिंग बनाई आपने, लाइक मान लो आपने कंक्रीट की कोई बिल्डिंग बनाई, ठीक है। अब इसको फिर से तोड़ रहे हो आप, इसको मान लो क्या करो ऐसे मतलब रीसेंबल कर रहे हो, इसको तोड़ रहे हो, तो इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो वापस, इससे क्या छड़ निकल जाएगा, तो जाके छड़ कबाड़ के भाव बेचोगे, और क्या ये कंक्रीट बिकेगा? नहीं बिकेगा ना। तो पैसा तो बहुत ज्यादा लग गया इसमें, लेकिन इसकी जो वापस डिसमेंटल्ड वैल्यू है वो बहुत कम है। क्या है डिसमेंटल्ड वैल्यू? बहुत कम है। बाकी अगर स्टील में क्या है, स्टील के अंदर आपने कोई स्टील की बिल्डिंग बनाई तो इसके आप अलग अलग पुर्जे उर्जे खोल के ले जाओ, कहीं दूसरी जगह जाकर फिट भी कर सकते हो, है ना। नट नट तो लगे रहते, नट बोल्ट सब खोलो, जाकर कहीं दूसरी जगह लगा लो। या कि मान लो बहुत पुरानी होगी पर फिर भी इसको बेचोगे तो लोहा बहुत महंगा बिकता है। कंक्रीट कोई नहीं खरीदेगा लेकिन लोहा बहुत महंगा बिकता है। इसलिए स्टील की बिल्डिंग, अब जो क्या है ना, ये जो इंडस्ट्रीज होती है, मान लो कि ये इंडस्ट्री कहीं ऐसी जगह स्थापित करी गई है जहां पर इसको कच्चा माल सही तरीके से मिल रहा है। अब कुछ दिन बाद मान लो मिलना बंद हो गया, फिर क्या करेगा? फिर इसको उठाकर कहीं और ले जाना पड़ेगा। तो बार बार अगर ये कंक्रीट को बनाएंगे तो क्या बार बार तोड़ना फोड़ना पड़ेगा। ये जनरली किसकी बनाई जाती है? डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की, ओके। तो ये सब आपकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स कहलाती है। अगला है आपका स्टोरेज बिल्डिंग। ये बिल्डिंग होती है जहां पर कई सारी चीजें स्टोर करने के लिए कुछ इस तरीके से बनाई सकती हैं, ठीक है। टीने को लगा करके इस तरीके से चीजें सीट की, मतलब जनरली आपकी एस्बेस्टस सीट वगैरह, एस्बेस्टस नहीं यूज करती जनरली, ये वाली सीट यूज की जाती है, ठीक है। ये वाली आपकी हाँ प्लेट्स की जो सीटें आती हैं, ठीक है, स्टील्स की, ओके। गैल्वेनाइज्ड सीट आती है, ये वाली जनरली सीट यूज की जाती है, ओके। तो इस तरीके से ये बनाया जाता है आपका, ये आपका कहलाता है स्टोरेज बिल्डिंग्स, ठीक है। जनरली जो स्टोर करने के लिए बनाया जाता है, कोई बहुत बड़ा सामान हुआ स्टोर कर रहे हो, किसी फैक्ट्री का कोई सामान स्टोर कर रहे हो, तो उसके लिए यूज किया जाता है, ओके। तो ये जनरली बस एक मैंने यहाँ पे दिया है यार कि एक बार पता होना चाहिए चीज, है ना। कहीं कहीं इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आइडिया नहीं लगता, ओके। हजार्डियस बिल्डिंग क्या होती है? हजार्डियस बिल्डिंग में बिल्डिंग है जहां पर कि डिफरेंट टाइप के हजार्डियस मटेरियल, हजार्डियस मतलब नुकसानदेह पदार्थ स्टोर किए जाते हैं। लाइक मान लेते तो ये कोई हजार्डियस बिल्डिंग है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के हाईली डेंजरस चीजें स्टोर की जाती हैं, ओके, जो कि इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर सकती हैं। कुछ ऐसी चीजें अगर इसके अंदर स्टोर की गई तो उनको बोलते हैं, मतलब जो ऐसी चीजें जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकती हैं, अगर उन मटेरियल को स्टोर किया गया किसी बिल्डिंग के अंदर तो उनको बोलते हैं हजार्डियस बिल्डिंग। क्या बोलते हैं? हजार्डियस बिल्डिंग, ठीक है। अगला क्या है? हाँ, ये तो जनरली अपन ने क्या पढ़ लिया बाबू? टाइप पढ़ लिया, ठीक है। ये तो अपन ने क्या पढ़ लिया? टाइप पढ़ लिया। किसके टाइप पढ़ लिया अपन ने? बिल्डिंग्स के डिफरेंट टाइप के टाइप्स पढ़ लिए, ओके। डिफरेंट टाइप के टाइप्स पढ़ लिए, ओके। अब देखिए समझिए आगे बात को। बात ये कि यार ठीक है, बिल्डिंग तो आपने पढ़ लिया, हमको ये समझना पड़ेगा कि बिल्डिंग तो अपन ने पढ़ लिया, बिल्डिंग के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। थोड़ा समझाऊंगा फिर आऊंगा मैं बिल्डिंग मटेरियल पर, क्योंकि स्टार्ट करने से पहले बिल्डिंग के एलिमेंट समझना जरूरी है। तो लाइक यार आप हो सिविल इंजीनियर, क्या हो आप हो सिविल इंजीनियर। ये जो सिविल इंजीनियर है इसको क्या करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो इसके पास एक मान लेता हूँ क्या है? अर्थ है, ठीक है। ये आपका मान लो क्या है? अर्थ है। ये आपकी क्या है? अर्थ का एक सरफेस मान लेते हैं, ठीक है। अर्थ का सरफेस, ओके। और यहाँ पर आपको बिल्डिंग बनानी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा एस्कावेशन। किसका एस्कावेशन? एस्कावेशन इन फाउंडेशन। सबसे पहले आप क्या करते हो? एस्कावेशन करते हो ना। ये आ गया आपका एस्कावेशन इन फाउंडेशन, ठीक है। एस्कावेशन इन फाउंडेशन, सबसे पहले आप जमीन पे क्या करोगे? एस्कावेशन करोगे। देन इसके ऊपर आप क्या करोगे? इसके ऊपर अपनी फुटिंग बनाओगे। यहाँ पर अपनी क्या बनाओगे? फुटिंग बनाओगे। तो अपना जो पहला स्टेप हो गया क्या हो गया? फुटिंग से अपन स्टार्ट करते हैं, फिर इसके ऊपर ऐसे ऐसे अपन कॉलम खड़े करते हैं, ठीक है। एक कॉलम के ऊपर ऐसे बीम डालते हैं, ठीक है, ऐसे बीम डालते हैं। मान लो तो यहाँ पे भी ऐसे सिस्टम है कुछ, यहाँ पर भी, ठीक है। ऐसे अपन इसके ऊपर बीम डालते हैं, बीम के ऊपर फिर आपका स्लैब होता है, ठीक है, स्लैब होता है, ओके। ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, ठीक है। ये मान लो जैसे कॉलम खड़े हैं, इसके ऊपर अपन ने ऐसे बीम डाल दी, बीम के ऊपर फिर आपका ये वाला पार्ट आपका स्लैब आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और इधर भी ऐसे कॉलम होंगी आपकी, इधर भी ऐसे कॉलम होंगी और इधर भी कॉलम होंगी। तो इस तरीके से आपका फाइनली क्या तैयार हो जाएगी? एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा इसे, ठीक है। एक ये आपका इस तरीके से आपका एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो हमको समझना है कि टोटल जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हो उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो देखो बाबू, एलिमेंट्स उसको बोलते हैं जिससे मिलकर के आपका स्ट्रक्चर बना हो, ठीक है। तो अगर आप बिल्डिंग की बात करेंगे तो बिल्डिंग किससे मिलकर बना है? तो सबसे पहले आपने देखा, तो अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, ठीक है, ये बिल्डिंग मान लेता हूं, बिल्डिंग के एलिमेंट की बात करूं, ठीक है, बिल्डिंग के एलिमेंट्स की मैं बात करूं, ठीक है, बिल्डिंग के एलिमेंट्स की मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर एलिमेंट क्या है? सबसे पहले अपन ने क्या बनाया? फुटिंग बनाया,
फुटिंग हो गया। दूसरा क्या बनाया आपने, दूसरा कॉलम खड़ा किया तो कॉलम हो गया। तीसरा आपने क्या किया, तीसरी बीम बनाई ना तो बीम हो गई। चौथी क्या हो गई आपकी, बीम, फुटिंग, कॉलम, बीम। बीम के बाद क्या होता है आपका स्लैब। ओके, तो ये जो आपके इन्हीं से मिलकर के आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है ना, एक फाउंडेशन तैयार, एक बिल्डिंग तैयार होती है, एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो ये जो सारी चीजें होती है ना, ये आपकी क्या कहलाती हैं, ये आपके स्ट्रक्चरल एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, आपके स्ट्रक्चरल एलिमेंट कहलाते हैं। अब ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बने होंगे, किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बने होंगे, ये बात कंफर्म है ना। किससे मिलकर बने होंगे, मटेरियल से मिलकर बने होंगे। भाई आप अगर बनाने जा रहे हो फुटिंग तो आपने एक्सकवेशन कर लिया, पर यहाँ पे अब फुटिंग बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत है, मटेरियल की जरूरत है। कौन से मटेरियल की, कौन से मटेरियल की, जिनसे मिलकर के आप ये फुटिंग बनाने वाले हो। तो इन बिल्डिंग बनाने के लिए जिन मटेरियल की आवश्यकता होती है उन्हीं को अपन बोलते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, जो भी मटेरियल की आवश्यकता होती है उन्हीं को बोलते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स। अब इन बिल्डिंग मटेरियल्स क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी इनकी क्वालिटीज होती है, कितना इनका किस तरीके के बिल्डिंग मटेरियल हमको यूज करने हैं, कौन सा बिल्डिंग मटेरियल सही है, किसकी कितनी स्ट्रेंथ है, ये चीजें हमको समझने के लिए पहले इन चीज ये चूंकि मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर का पार्ट पढ़ा रहा था, अब मैं चूंकि स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने तो आपको थोड़ा सा बेसिक से जोड़ा ना, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चूंकि ये सब्जेक्ट, तो मैं अब आपको शिफ्ट कर दूंगा बिल्डिंग मटेरियल की तरफ। अब मैं सारे जब बिल्डिंग मटेरियल, चूंकि अपने को बिल्डिंग मटेरियल जब पता होगा तब ना हमको स्ट्रक्चर बनाना है। भाई सब सीधा स्ट्रक्चर ही बना दोगे, भाई आपको तो पता ही नहीं कंक्रीट की क्या क्वालिटी है, आपको पता ही ना कि स्टील का कौन सी ग्रेड का होता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग मटेरियल, इसके बाद अब आएंगे आपका अब आएंगे अपन स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो अब यहीं पे रुकिए, थोड़ा सा ठहर जाइए, चलेंगे हम आगे भी बिल्डिंग मटेरियल को थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं बिल्डिंग मटेरियल को। ठीक है, और हाँ अब बात करेंगे यार बिल्डिंग मटेरियल तो ठीक है समझ में आ गया, जिससे अपन मिला करके, जिससे मिलकर के हमारा स्ट्रक्चर बनने वाला है, जिससे मिलकर के हमारी बिल्डिंग्स बनने वाली है, उनको कहते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, अब ये बिल्डिंग मटेरियल होते कौन कौन से हैं ये भी समझना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले तो आपका ब्रिक्स होता है, फिर सीमेंट होता है, कंक्रीट होते हैं, सैंड होता है, रिइंफोर्समेंट होता है। ठीक है, रिइंफोर्समेंट हो गया, और आपका ग्लास हो गई, ग्लास मतलब ये शीशा हो गया, प्लास्टिक्स होती है, कुछ यूज करते हैं अपन पाइप सैनिटरी फिटिंग वगैरह के लिए, वुड्स हो गई, टाइल्स हो गई। ठीक है, ये जो सारी चीजें होती है ना, ये आपकी क्या है, ये सारी बिल्डिंग्स के मटेरियल्स हैं। क्या है, ये सभी आपके बिल्डिंग के मटेरियल्स हैं। कह रहे यार हम तो जानते हैं ये बात, हम बिल्कुल जानते हो ये बात, बट इनके प्रॉपर्टीज को जानना है तो बात बनेगी। इनकी प्रॉपर्टीज को जब आप समझ जाएंगे ना तो बात बनेगी, क्योंकि इनके बारे में कुछ नहीं पूछता, पूछते हैं कि बाबू ये बताओ आप कि ब्रिक्स क्या होती हैं। ठीक है, जैसे अपन फर्स्ट उठा लेते हैं ब्रिक। ठीक, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ब्रिक, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। तो ब्रिक की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब जैसे पूछ ले, चलिए ब्रिक तो अब आप काम करने वाले हो, ठीक है, सब इंजीनियर के पद पे, तो बताइए सबसे पहले तो आप ब्रिक के बारे में कुछ चीजें समझ लीजिए। ये जो ब्रिक होता है आपका, इसकी तो सबसे पहले स्टैंडर्ड साइज ही, दो साइजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज और नॉमिनल साइज। ठीक है, तो स्टैंडर्ड साइज क्या चीज होती है और नॉमिनल क्या होती है, तो देखो यार समझो इस बात को। स्टैंडर्ड मतलब होता है, स्टैंडर्ड साइज होती है 190 इंटू 90 इंटू 990 mm। अगर इसको आप सेंटीमीटर पे कन्वर्ट करेंगे तो 10 का भाग दे दीजिएगा तो 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। ठीक है, ये जो इसका पार्ट 190 का है और बाकी ये पार्ट आपके 90 सेंटीमीटर के हैं। ओके, और अगला क्या है आपका नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। नॉमिनल ब्रिक साइज, नॉमिनल साइज कितनी होती है 22, ये होती है आपकी 230, 115 और 15। ठीक है, 230, 115 और 15 mm है। इसको भी अगर सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 23 इंटू 11 और इंटू 7.5, ये सारी चीज सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, 10 का भाग दे दो सेंटीमीटर के अंदर हो गया। अब क्वेश्चन पता है क्या पूछता है, क्वेश्चन आपसे इंच के अंदर भी पूछ सकता है। किसके अंदर, इंच के अंदर। बताओ इंच के अंदर कितनी होती है, इंच के अंदर कितनी होती है, तो देखो समझो, कन्वर्ट करना सीख लो, बन जाएगा सारी चीजें। एक इंच में 1 इंच में, ठीक, 1 इंच में 2.52 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में 2.52 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 इंच में 2.52 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमारे पास तो सेंटीमीटर, हमको इंच में कन्वर्ट करना है, हमको चाहिए किसके अंदर, इंच के अंदर ना। तो आप जितनी वैल्यू उनको 2.52 से भाग दे देंगे, भाई इंच से कन्वर्ट करना तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, पार्टी में लाना पड़ेगा। तो आप जितनी वैल्यू उनको 2.52 से भाग दे देंगे तो फिर आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी इंच के अंदर। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे कुछ पूछ लिया आपसे कि फीट में कितनी होते हैं, तो एक फीट में आपके 12 इंच होते हैं, ये बात भी आप जानते हैं। ठीक है, ये बात भी आप जानते हैं। एक फीट में कितने सेंटीमीटर, तो आपके 3.48 सेंटीमीटर होते हैं।
कि कुछ वैल्यूज है जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर इसकी मैं बात करूँ तो जनरली पता है कितना निकल कर आता है, ये 9 इंच बाई 4.5 इंच बाई 4.5 इंच समथिंग, ये सॉरी 3 पॉइंट कुछ इंच आता है, ठीक है। आप इसको कन्वर्ट करके देख लेंगे तो ऐसे ही आता है 9 4.5 और ये 3 पॉइंट कुछ इंच, ठीक है। तो इसको अगर आप इंच में कन्वर्ट करेंगे तो कभी कभी इंच में भी पूछता है वैल्यू, ठीक है, इंच में भी पूछता है, ठीक है, इंच में भी पूछ लेता है, तो आपको ये बात भी याद रखनी है। ओके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन इंटरव्यू का हमेशा फेवरेट ही रहता है कि स्टैंडर्ड साइज, ब्रिक साइज, 1 इंच में कितने, फुट में कितने, इनकी लेंथ वेंथ, ठीक है, इनकी स्टैंडर्ड साइज, नॉमिनल साइज, याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अब अगले पॉइंट पे चलेंगे अपन, इंग्रेडिएंट्स। कभी कभी इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूछ लेता है कि यार आप एक ब्रिक बना रहे हो, मान लो ब्रिक यूज कर रहे हो, उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, तो आपको सिंपली याद रखना है ये सलीम का कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। सलीम मतलब सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया। सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया, सलीम, ठीक है, याद रखना है। सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया, ठीक है, मैग्नीशिया। अगला देख लेते हैं, इनके परसेंटेज भी कभी कभी पूछ लेते हैं इंग्रेडिएंट्स की कि सिलिका कितने परसेंट है, तो याद रखना 50 से 60%, एल्यूमिना आपका 20 से 30%, लाइम आपका 5 से 10%, आयरन ऑक्साइड लेस देन 7%, एल्कलीज है आपके 10% से लेस देन होते हैं, 10% से। एल्कलीज में क्या था, एल्कलीज के अंदर वही Na2O वगैरह आते हैं, सोडियम नाइट्रेट वगैरह, सोडियम नाइट्रेट वगैरह, Na2O वगैरह, ठीक है। और मैग्नीशिया, मैग्नीशिया के अंदर लेस देन 1%, ठीक है, लेस देन 1%, इतना डेप्थ नहीं जाएगा वैसे, बट याद रखना जनरली, ठीक है। ये कभी कभी पूछ लेता है कि सिलिका का परसेंटेज कितना है, बताइए ब्रिक के अंदर सिलिका कितने परसेंट, तो पूछता है तो बनना चाहिए, सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और ये चीज तो आपको काम में आने ही वाली है हमेशा, ओके, तो इनको भी याद रखिएगा, काम आएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, ठीक है, देख लिया ना, बनेगा। ये एक स्लाइड और है आपके सामने, इसमें थोड़ा सा उनके वर्क भी लिखे हुए हैं कि यार सिलिका करता क्या है आखिर ब्रिक के अंदर, क्या चीजें देता है सिलिका, क्या चीजें देता है एल्यूमिना, क्या चीजें देता है लाइम, क्या चीजें देती है आयरन ऑक्साइड, और क्या चीजें देता है मैग्नीशिया, ठीक है, क्या चीजें देता है आपका मैग्नीशिया। ओके, तो इन चीजों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सिलिका आपका 50 से 60% है। मेंटेन शेप एंड साइज, प्रिवेंट श्रिंकेज, मेंटेन शेप एंड साइज, प्रिवेंट श्रिंकेज, श्रिंकेज से बचाने के लिए, ठीक है। सिलिका क्या करता है, शेप साइज मेंटेन करके रखता है। और अब जैसे मान लो आपने क्या किया, ठीक है, आपने क्या किया, कोई ब्रिक बनाई ताजी ताजी, तो ब्रिक बनाने की प्रोसेस अगर आपको पता है तो ब्रिक के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले अपन किया जाता है क्या, सबसे पहले जहाँ पे बनाना हो तो वहाँ पे अपन साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई करने के बाद वहाँ से मिट्टी का एक्सकवेशन करते हैं और उसको वेदरिंग के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, वेदरिंग के लिए छोड़ दिया कुछ दिन तक उसको, क्योंकि यार जो मिट्टी अपन निकाल रहे हैं ना, देखो समझ लेते हैं यहाँ पे थोड़ा बनाने की प्रोसेस समझ लेते हैं। क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका क्या है, अर्थ सर्फेस है, लाइक अर्थ सरफेस है आपका, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको करना है यहाँ आपको, यहाँ से आपको मिट्टी निकालनी है, मिट्टी निकाल करके आपको अपना ब्रिक बनाना है, ठीक है, ब्रिक बनाना है। तो आप क्या करेंगे, इसकी जो पहले 10 से 15 सेंटीमीटर की जो लेयर है, ये 10 से 15 सेंटीमीटर की लेयर आप हटा दीजिए, हटा के फेंक दीजिए, डग आउट, ठीक है, एक्सकावेट करके फेंक दीजिए, इतना पार्ट आप निकाल करके फेंक दीजिए। बोले क्यों निकाल के फेंक दिया हमने, क्यों निकाल के फेंक दिया हमने, क्योंकि ये वेदर्ड क्लियर है, क्या है, ये आपकी वेदर्ड क्लियर है, क्ले है, वेदर मतलब मौसम के संपर्क में, और अगर कोई चीज मौसम पे, कोई सॉइल अगर मौसम के संपर्क में रहती है तो उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहती है, ठीक है, उतनी नहीं, तो अपन इसको क्या करते हैं, निकाल के फेंक दिया। इसके अंदर अब अपनी स्ट्रेंथ उतना मतलब नहीं है यहाँ पे, ये आप इसके, चूंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप की अशुद्धियां मिल चुकी होंगी, इसके अंदर चारा वारा जम गया होगा थोड़ा सा ना, प्लास्टिक वास्टिक आ गई होगी, तो इसलिए थोड़ा सा अशुद्धि भरा है, तो इसको अपन निकाल के जनरली फेंक देते हैं। इसके नीचे की जो सॉइल ये काम की, इसको निकालिए, और ये चूंकि हवा के संपर्क में नहीं थी तो इसको थोड़ा सा वेदर्ड करने दीजिए, हवा के संपर्क में रहने दीजिए, इसको कुछ दिन तक छोड़ दीजिए, वेदर्ड हो जाए। इसके बाद फिर इसके अंदर अपन पानी वगैरह डाल के इसको सान वान के और शेप साइज दे करके और इसको क्या कर देते हैं, ड्राइंग के लिए जाने देते हैं, ये चीज करते हैं प्रोसेस ना, ठीक है। तो ये चीज करने के लिए, ओके, ये चीज करने के लिए अपने को, जस्ट अ मिनट,